हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल है? जैन बेटा। ओके, चलिए। तो अभी सेशन में सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। टिल नाउ स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई लोग, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन लोग और देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन सभी के सामने विजिबल होगी अच्छी तरीके से। लेट मी सी वंस अगेन, स्क्रीन विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। रेज हैंड क्या हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ रेज हैंड, थोड़ा सा रुकेंगे। बाकी जो है धीरे धीरे सभी विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं। चलो फंटास्टिक, बेहतरीन। जय हिंद बेटा। ओके जी, तो चलिए साहब, कहानी को शुरू करते हैं। अब कहानी को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से श्री गणेश कर लेंगे। और अभी तक की कहानी में हमने क्या क्या देख लिया है वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे, सो दैट आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया हो जाए। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक की कहानी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो मालिक, अभी तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे थे। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस तरीके से जो तुम्हारा इंडिया था, ओके, किस तरीके से जो आप लोगों का इंडिया था वो इस इंडिया के अंदर जो यूरोपियन पावर्स थी वो आती हैं। और स्पेसिफिकली सबसे पहले जो यूरोपियन पावर हमने देखी थी वो पोर्तुगीज देखी। वैसे उसके बाद सेकंड नंबर पर डच आती है, मैं अभी बताऊंगा। थर्ड नंबर पे ब्रिटेन आएंगे और हमें फ्रांसीस की जो एंट्री है वो करवानी थी। सिंस 1664 ऑनवर्ड्स की कहानी जो हम डिस्कस कर रहे थे। पोर्तुगीज के बारे में बहुत अच्छा कुछ बता चुका था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे वो इंडिया में आए थे, सी रूट कैसे खोजा, वगैरह वगैरह। ऑन द सेम, ब्रिटिशर्स इंडिया में किस तरीके से उनको ट्रेड परमिट किस तरीके से जहांगीर ने दिए, क्या हुआ था, वो कहानी भी हम डिस्कस अच्छे लेवल पे जाकर कर चुके थे। राइट। अब डच की अगर मैं तुमको कहानी बतानी स्टार्ट करूंगा तो डच जो है वो बेकार में फ्री में फंसेगा। मतलब डच का इस लड़ाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। अब डच ऐसा होगा कि केक कटेगा सब में बटेगा वाली सिचुएशन आएगी, जिसमें डच बोलेगा हम केक मैं भी खाऊंगा। लेकिन उस केक के अंदर जहर था। जिस केक को खा के डच जो है भैया वो कहानी में से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मजेदार जो कहानी है वो ब्रिटिशर्स की फ्रांसिस के साथ बड़ी प्यारी कहानी। पोर्तुगीज के साथ तो एक ही लड़ाई हुई, लेकिन फ्रांसिस के साथ जो लड़ाई होगी ना भाई साहब, वो एक नहीं होंगी, वो मल्टीपल लड़ाइयां होंगी। उन लड़ाइयों को नाम है कार्नेटिक वॉर्स। बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक की हम कहानी को देखें तो हमने अभी तक ये देखा है कि किस तरीके से 1498 में आपका जो वास्को डी गामा आया था, फिर 1501 में दोबारा आता है, फिर 1510 में बैटल ऑफ बीजापुर हुई। उसके अलावा 1605 में जहांगीर का समय चल रहा था। 1608 में विलियम हॉकिंस इंडिया में आता है। फिर 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होती है। 1615 में आपका सर थॉमस रॉ आता है जहांगीर के कोर्ट में, और जहांगीर उसको ट्रेड परमिट दे देता है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था 1625 ऑनवर्ड्स इनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं मुगलों के साथ। और 1632 ऑनवर्ड्स ये गोलकोंडा की साइड मूव करते हैं ब्रिटिशर्स। 1639 ऑनवर्ड्स से मद्रास को लीज में कर लेते हैं और मद्रास में अपना फोर्ट बनाते हैं, डेट इज सेंट जॉर्ज। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया था, भाई साहब अगर तुम ट्रेड करने आते हो तो तुम्हें फोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी। दूसरा फोर्ट इन्होंने बनाया था सेंट डेविड, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ये दो फोर्ट आप ध्यान रखेंगे मद्रास के अंदर। फिर कहानी आगे बढ़ती है तो मैंने आपको ये बताया था कि 1658 ऑनवर्ड्स ये लोग काफी सारे जो ईस्ट के एरियाज थे, जैसे बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, उन एरियाज को कैप्चर कर रहे थे। 1662 ऑनवर्ड्स इन लोगों ने अपनी जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे पुर्तगालियों के साथ वो अच्छे स्टैब्लिश किए। और 1668 ऑनवर्ड्स इन्होंने जो अपना बॉम्बे था, जो कि डाउरी में मिला था पुर्तगालियों की साइड से, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया था। ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो अभी तक मैंने आपके सामने रख दी, और क्या क्या कहानी में कैसे कैसे हुआ था मैंने आपको डिस्कस कर लिया। दो पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिखाए थे। एक वो पर्सपेक्टिव था जो ब्रिटेन की साइड चल रहा था बीच में 1599 में, लिख लेना, जिसमें कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक वो पर्सपेक्टिव था जो इंडिया के अंदर चल रहा था। मैंने जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए आपको एक लेआउट दिया है। हमेशा ध्यान रखें, इतिहास को रिवाइज जब भी आप करने बैठे एक शीट ले लें, और उस शीट में इस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर जो जो भी ईयर आपने पढ़े हैं उन सबको ईयर को इस तरीके से ही लिखते चलें। और रिकॉल करते चले कि आपने जो जो ईयर में क्या क्या इवेंट्स पढ़े हैं। और अगर वो इवेंट्स आपके रिकॉल हो रहे हैं तो भाई साहब जो आपने इतिहास पढ़ा है वो बिल्कुल
100-200% सही इतिहास पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको इवेंट भी साथ में याद हो गए और इवेंट के साथ उनका जो टाइमलाइन है, दैट इज डेट्स या ईयर कहो, वो भी आपको याद हो गई। तो इससे ऐसी चीज और क्या है? पेपर में इतिहास से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत ज्यादा ही अच्छी होगी कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन आएगा या तो इवेंट बेस्ड या फिर उसके ईयर के आसपास का। आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी जीवन में, थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये किस इवेंट के आसपास का क्वेश्चन है। उन लॉजिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैंने अभी तक यूपीएससी के जितने भी एग्जाम दिए ना, हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं भाई, पहले बता दूं। ठीक, पॉलिटी के ज्योग्राफी के आप कह सकते हो कि डायरेक्ट आते हैं, टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल क्रिस्प चीजें पूछी जाती हैं, फैक्चुअल कंसेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। बट हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ घूम जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पेपर के लिए ही सही, या वैसे भी अगर आपको हिस्ट्री को रिवाइज करना है तो एक शीट में ये डेट टाइमलाइंस को बना लें और उन टाइमलाइंस को ही याद करते चलें, बार बार रिवाइज करते चलें। खाना खा रहे गुनगुना लिया, अच्छा इस 1948 में क्या हुआ था, 1505 में क्या हुआ, 1510 में क्या हुआ, ऐसे गुनगुना लिया। इससे तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरे को तो आता है चीजें कहाँ से कहाँ जाती हैं। ये आप लोगों के लिए है। ओके, अब कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमने ये देखा था कि जब मैं आपको 1662 की कहानी बता रहा था और इन बिटवीन 1668 की कहानी बता रहा था, तो इसके बीच में एक समय आया था, दैट इज ऑफ 1664। और ये वो समय था जब इंडिया में एंट्री हुई फ्रांस की। कल हम यहाँ तक पहुंच चुके थे और यहाँ से कहानी को मैंने क्या कर दिया था, मैंने पॉज कर दिया था। नाउ यहीं से इस कहानी को ही हमको क्या करना है, हमको उठाना है, दैट इज एंट्री ऑफ फ्रेंच। कहा जाता है कि भाई जब एंट्री ऑफ फ्रेंच हुई थी तो ये भी बेसिकली स्टार्टिंग में ट्रेड करने ही आए थे भाई साहब। ये ट्रेड करने ही आए थे। ठीक है, वो क्योंकि अब यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी की बहुत सारी कंपनीज खुल रही होंगी, नॉट ओनली इन यूरोप, यूरोप के अलावा भी और बाहर जो एरियाज होंगे, बहुत अलग अलग जगह के एरियाज होंगे, उनमें भी जगह वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा होगा। जिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखने को मिल रहा होगा। एक मजे की बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे कल ही पता चला। नॉट ओनली कल ही पता चला, कल थोड़ा सा इवेंट ऐसा हो गया, कल थी 4 जुलाई। ठीक है, कल 4 जुलाई थी कर, और कल यूएस का इंडिपेंडेंस डे था। तो मेरे भैया वहाँ रहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, तब मुझे पता चला कि 4 जुलाई यूएस का इंडिपेंडेंस डे है। अभी यूएस का इंडिपेंडेंस डे है तो इसकी जो कहानी है वो भी ब्रिटेन से रिलेटेड है, वो यहाँ पे कनेक्ट होगी अभी। राइट, ये पूरा का पूरा टॉपिक कनेक्टेड है, इसलिए मेरे को वो एकदम से याद आ गया। ठीक, बट चलो अभी मैं बताऊंगा टाइम के साथ, मजा आएगा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, फ्रांस इंडिया में आया था ट्रेड करने। ये भी अपने साथ कंपनी लेके आया था, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई साहब, वो फ्रांसीस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एंड दैट टू वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी। अगर आप थोड़ा बहुत नोट कर रहे हो तो इससे पहले जो ब्रिटिशर्स की कंपनी आई, वो कंपनी कंप्लीटली प्राइवेट एंटिटी के रूप में इंडिया में आती है। अब प्राइवेट एंटिटी के रूप में इंडिया में आने में और गवर्नमेंट की टाइप में या पब्लिक टाइप की कंपनी के इंडिया में आने में देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये रहेगा कि अगर इस कंपनी को कोई भी काम करना होगा तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। अगर इस कंट्री को फंड्स रिलीज करने होंगे तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस कंपनी को अगर अपना को एक्सपेंड करना होगा तो गवर्नमेंट बीच में। वेयर एज ब्रिटिशर्स के पास ये फ्री हैंड था। ब्रिटिशर्स के पास ये फ्री हैंड क्यों था? क्योंकि जो कंपनी थी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी, वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो प्राइवेट थी और उन लोगों को किसी भी पूछने की जरूरत नहीं थी। मत बोलो उसमें क्वीन का शेयर था, आई एम नॉट सेइंग कि क्वीन की ही वो कंपनी थी, देयर इज अ डिफरेंस कि वो कंपनी उसकी थी या उसका शेयर था। तो फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कैटेगरी में आई है, आप इसको जरा ध्यान रखें, ये फैक्चुअल डेटा है। आपसे रैंडमली पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के रूप में इंडिया में आई थी। खैर चलो, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता चलता है कि विद टाइम इन्होंने 1667 और 1669 दो इंपॉर्टेंट एरियाज में इन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया। 1667 ऑनवर्ड्स ये सूरत गए थे, एंड 1669 ऑनवर्ड्स कहा जाता है कि इन्होंने मसूलीपट्टनम नामक जगह जो है वहां पर भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। ये जहां पे भी आप मेरे मुंह से पट्टनम सुनोगे ना, पट्टनम मतलब पोर्ट, विशाखापट्टनम। ठीक है, पट्टनम का मतलब होता है पोर्ट। कंफ्यूज मत हो जाना कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, पट्टनम का मतलब क्या होता है, पट्टनम का मतलब पोर्ट होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो कहानी में हो क्या है। हो ये रहा है कि ये जो टेरिटरीज मैंने अभी आपको बताई कि फ्रांसीस इनमें काम कर रहा है, ये वो टेरिटरीज हैं जिनमें ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं अपना ट्रेड वगैरह जो है वो कर रहे हैं। अब अगर ब्रिटिशर्स भी ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे फ्रांसीस भी आ रहे हैं, तो लॉजिकली कंफ्लिक्ट होना तो कॉमन सी बात है। कंफ्लिक्ट तो भाई साहब होना है। अब ये कंफ्लिक्ट इतना बड़ा कंफ्लिक्ट नहीं होगा कि आपको एक बहुत बड़ा इवेंट ही क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा
इतिहास पढ़ते समय आप एक चीज को और ध्यान रखें, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 1662 से 1668 का समय है, तो बीच में 63, 64, 65, 66 ये भी रहे होंगे। इतिहास मुझे बोलता है कि हर साल हर एक महीने कुछ कुछ इवेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर मैं हर एक साल को पढ़ने बैठूंगा तो भाई साहब 350 साल से ज्यादा की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 350 साल से ज्यादा की हिस्ट्री पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेसिफिकली फॉर योर एग्जाम। इसलिए हम डे वाइज नहीं पढ़ते और ईयर वाइज भी नहीं पढ़ते। हम इवेंट्स पे ज्यादा थोड़ा फोकस रखते हैं कि कहाँ पे कौन सा इवेंट मेरे लिए क्या है, काम का है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना और ये गलती मत करना कि तुम्हें पता चला तुम कंटेंट उठाने लग गए डे वाइज का और वहां जाके पागल हो गए, वहां जाके मुझे फोन कर रहे हो सर ये तो गड़बड़ हो गया मामला, अब क्या करूं। ऐसे काम मत करना। टाइम होगा आगे चल के, मजा आएगा या थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा तुमको सब्जेक्ट में और आगे चल के इसमें स्टडी करोगे तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहूंगा, बट अभी नहीं। खैर आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1673 ऑनवर्ड्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौंडीचेरी को कैप्चर किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पांडिचेरी को कैप्चर किया और पांडिचेरी को कैप्चर करने वाला जो इंसान था ना उसका नाम था फ्रेंकोइस मार्टिन। फ्रेंकोइस मार्टिन, फ्रेंकोइस मार्टिन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्रेंकोइस मार्टिन ये वो इंसान जिसने पौंडीचेरी को क्या किया भाई साहब, जिसने पौंडीचेरी को कैप्चर किया। और ये मुझे कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है। नाउ अब एक साइड आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोवा है वो पोर्तुगीज टेरिटरी की कैटेगरी में आता है और पौंडीचेरी जो है वो फ्रांसिस की कैटेगरी में आता है, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है अभी टाइम के साथ पता चलेगा, बट कंफ्यूज मत होना, इवेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कहानी आगे बढ़ी। जब कहानी आगे बढ़ी तो इन्होंने पौंडीचेरी के साथ साथ और भी जो नियर बाय वाले एरियाज थे, चेन्नई जिसको आज तुम पहले मद्रास के नाम से जानते थे, या कोयम्बटूर वाला इलाका हो गया या नीचे केरल वाला इलाका हो गया, इसने धीरे धीरे लोगों ने उसको भी क्या करना स्टार्ट किया, कैप्चर करना स्टार्ट किया। अब मुझे यहाँ से ना एक चीज समझ में आ रही है। क्या चीज समझ में आ रही है? कि वहां वहां पर जा रहे हैं जहां जहां पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थे। क्या सुना? ये वहां वहां पर जा रहे हैं जहां जहां पर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थे। अब अगर जहां जहां पे तुम ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के कैटेगरी में जाओगे या उनके अंडर जाओगे या उनके ट्रेड को इम्पैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो लॉजिकली आपका क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो बिगड़ेगा और आपके बीच में कंफ्लिक्ट होगा। अब अगर आपके बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, और कहानी में ट्विस्ट आएगा तो जीवन में संकट आएगा। अब वो संकट क्या था वो समझो। हो ये रहा था कि इन्होंने विद टाइम धीरे 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 अप टू 1680s में कह सकते हो, अप टू 1680 लेट 1680s में कह लो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बंगाल तक अपने जो फुट हैं वो बना लिए थे कि हाँ चलो बंगाल में भी हम ट्रेड करेंगे। मत भूलो ये वही बंगाल है जहाँ पे एक टाइम पे पोर्तुगीज भी थे, ये वही बंगाल है जहाँ पे एक टाइम पे ब्रिटिशर्स भी हैं, ये वही बंगाल है जहाँ पे एक टाइम पे फ्रांसिस भी है। चलो पोर्तुगीज की कैटेगरी को मैं अभी फिलहाल बाहर करता हूँ क्योंकि पोर्तुगीज की पावर को कंसोलिडेट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, लेकिन फ्रांसिस तो नए नए आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब बंगाल को बेसिकली चलाने के लिए जो इंसान आता है उसका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक जो है वो फ्रांस का जो ट्रेड कह लो या सॉरी बंगाल उसका कह रहा हूँ मैं, फ्रांसिस का, ब्रिटिशर्स का जो इंसान आया था ब्रिटिशर्स को चलाने के लिए उसका नाम था जॉब चार्नोक। अब जॉब चार्नोक का काम क्या था कि जो बंगाल में ट्रेड चल रहा है उसको भी स्टेब्लिश करना है अच्छे तरीके से, और पीछे से जो फोर्ट विलियम्स ब्रिटेन का बन रहा था बंगाल के अंदर उसकी भी देखरेख करनी है। मतलब अभी तक की कहानी में तुम्हें एक चीज समझ में आई क्या, कि इंडिया के अंदर ब्रिटेन के 3 मेजर फोर्ट सामने तुम्हारे आ गए क्या, कौन कौन से? सबसे पहले मद्रास में आपको मिला सेंट जॉर्ज एंड सेंट डेविड, बिल्कुल सही बात। अब बंगाल में तुमको मिल रहा है फोर्ट विलियम जिसका नाम आज की डेट में विक्टोरिया मेमोरियल है। अब प्रश्न ये है भाई तुम इतने फोर्ट बना के करोगे क्या? ओ यार, फोर्ट बना के क्या ये हलवा पूरी बेचेंगे क्या वहां पे या भजिया तलेंगे? लॉजिकली किला बना रहे हैं, किले बने में रहेंगे अपना जाके। तो क्वेश्चन ये ना, ये ऐसी ऐसी जगहों पे क्यों बना रहे हैं? भाई एक बात बताओ ना, मेरी बात सुनो। जहां पर मेरा व्यवसाय होगा या जहां पर मेरा ट्रेड होगा, लॉजिकली मेरा जो घर होगा वो उसके आसपास ही तो होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरा ट्रेड चल रहा है बैंगलोर, मैं रहता हूँ अपना देहरादून, और मेरा ट्रेड जो है वो मैं उसको चला रहा हूँ अपने घर से। कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे कोई कंफ्लिक्ट में कोई प्रॉब्लम में मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है कि जहां आपका व्यवसाय होगा घर आपका आसपास ही होगा। हाँ तो मैंने कहा गलत बोला? मद्रास में ट्रेड है घर है, बंगाल में ट्रेड है तो घर भी तो है। घर का नाम क्या है? फोर्ट विलियम्स। कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल सही। फ्रांसिस की साइड से इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, इन्होंने एक जगह थी दैट इज चंदन नगर, चंदन नगर, इसको कैप्चर करना स्टार्ट किया, बंगाल में ही हुआ करती थी। अब हो ये रहा था कि ब्रिटिशर्स और
फ्रांसीस के बीच में कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए। अब जब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए, ये तू तू मैं सास बहू की तरह लड़ाई करने लगे, तो कहानी हम पहुंचे 1690 ऑनवर्ड्स। और जब हम 1690 ऑनवर्ड्स पहुंचे तो मुझे ये पता था कि 1605 से लेकर 1628 तक मुगलों में जागीर था। 1628 से लेकर 1651 तक शाहजहां था। मुमताज मियाँ के मुमताज के लिए मियाँ ने ताजमहल बनवा दिया। और 1651 से लेकर 1707 तक औरंगजेब था। अगर मैं सही हूं और मेरी गणित सही है, तो ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो भाई साहब, ध्यान दें, ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो कहीं इसी के बीच का टाइम फ्रेम है। इसका मतलब ये जितने भी काम हो रहे हैं ये औरंगजेब के सामने हो रहे हैं। ये औरंगजेब के सामने हो रहे हैं। अब औरंगजेब के सामने औरंगजेब की मेन टेरिटरी दैट इज बंगाल, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर दो बाहर की यूरोपियन पावर्स जो है वो लड़ाई कर रही हैं, दैट इज ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस। औरंगजेब गुस्सा आएगा। औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब तगड़क तगड़क करता जाता है और इन दोनों को क्या कर देता? पनिश कर देता, बोल देता भाई साहब देखो ऐसा अतामाजी सटक ली, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे ट्रेड करने की। अगर तुम लड़ाई लड़ोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से उठा के क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। मतलब ये तो बेचारे जो एक्टिव स्टेट में अपनी टेरिटरी समझ के ट्रेड कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, औरंगजेब ने क्या किया? इनको एक्टिव से कन्वर्ट कर दिया पैसिव स्टेट में, बोला कि तुम्हारा काम है ट्रेड करना, चुपचाप ट्रेड करो, ज्यादा तू मैं करने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाता है कि 1690 से लेकर अप टू 1707 तक, जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक, उसके बाद इन लोगों ने बंगाल के अंदर कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया, या यूं कहो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, पैसिव स्टेट में चले गए। पैसिव स्टेट में जब चले गए तो ये देखने को मिला कि जो टाइम फ्रेम रहा है 1690 से 1707 तक का, इसमें इन दोनों के बीच में कोई भी ज्यादा आपको हलचल नहीं मिलेगी। आराम से अपना ट्रेड करते चलेंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा कब? कहानी में ट्विस्ट आएगा तब जब औरंगजेब की डेथ होगी। क्यों? ये क्यों भाई? देखो, हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, इतिहास ये बोलता है कि अगर मेन रूलर स्ट्रांग होगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेन रूलर के सामने तू मैं करे। इसका मतलब औरंगजेब ने क्या कर रखा था? अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज्ड किया हुआ था कि भाई जो काम होगा वो मेरे थ्रू होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा, मेरे हिसाब से चलेंगे सब। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन जैसे ही इस समय औरंगजेब मियाँ की डेथ हुई, यही जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये सेंट्रलाइज ना होकर ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मल्टीपल पावर सामने आई। अब जब मल्टीपल पावर सामने आई तो इसमें फायदा किसका होगा? इसमें फायदा इनका होगा। समझो, पावर सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? कि मैं ही होलसेल अथॉरिटी हूं भाई, जो काम होना है मुझसे पूछ के होगा, मुझसे पूछे बिना कुछ काम नहीं होने वाला। अगर किसी बिल को पास करना है मैं करूंगा, किसी को लड़ाई करवानी है मैं करवाऊंगा, किसी की जो है कोई प्रॉब्लम सुननी है मैं सुनूंगा, कुछ भी करना है वो मेरे थ्रू होगा। दैट इज पावर सेंट्रलाइज्ड है, कोई चक्कर नहीं है। डिसेंट्रलाइज पावर वो होती है कि मैं नहीं हूं, मेरे जैसे आप 100 खड़े हो गए। दोबारा सुनना, सेंट्रलाइज पावर में इंसान एक होगा, डिसेंट्रलाइज पावर में मेरे जैसे 100 होंगे। अभी जो मेरे जैसे 100 होंगे ना, ये क्या करेंगे? ये अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। अपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो ये खुद में ही कंपीट करेंगे कि तुम में से बड़ा कौन है। अब अगर जब ये खुद में ही कंपीट करेंगे तुम में से बड़ा कौन है, तो इसका फायदा हमेशा थर्ड पर्सन उठाएगा। यही तो हुआ। क्या हुआ? ये कि मान लो फॉर टेक एन एग्जांपल कि ए और बी के बीच में लड़ाई हुई है, ठीक? बीच में ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स बोलते हैं मैं तेरे साथ भी हूं, मैं तेरे साथ भी हूं, करेक्ट, मैं तेरी साइड से भी लड़ूंगा, मैं तेरी साइड से भी लड़ूंगा। एट लास्ट जो जीतेगा मैं उसकी साइड हो जाऊंगा। इन दोनों के बीच में फ्रांसिस आ गए, मैं तेरे साथ भी हूं, मैं तेरे साथ भी हूं, बीच में जो जीतेगा मैं उसका हो जाऊंगा। तो इन्होंने हमारे जो डिसेंट्रलाइज पावर थी या रूलर टूटे टूटे हुए थे, टूटे हुए तो नहीं, इससे क्या हुआ है? इससे आपको देखने को मिला है कि फायदा यूरोपियन पावर्स को हुआ है। अब जब ये टाइम फ्रेम में यूरोपियन पावर्स को फायदा हुआ तो लॉजिकली वो खुद को क्या करना स्टार्ट करेंगे? वो खुद को सुप्रीम करना स्टार्ट करेंगे। भाई सीधी सी बात है, वो खुद को क्या करना स्टार्ट करेंगे? वो खुद को सुप्रीम करना स्टार्ट करेंगे। अब जब वो खुद को सुप्रीम करना स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा वही कहानी। ये तो इंडिया की बात चल रही थी, अब सुप्रीम में भी दोनों में से कौन सुप्रीम होगा? आइदर ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस। भाई दोनों में से एक ही तो सुप्रीम पावर बन के बैठेगा, दो तो बनने नहीं मान ले। या इन दोनों के बीच में कैसा एग्रीमेंट हो जाए कि चल आधा तेरा आधा मेरा, ये इस पे मानने वाले नहीं थे।
ये कहानी अब स्टार्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा था कि 1707 के बाद जो भी लेटर मुगल्स आएंगे, जो भी लेटर मुगल्स आए, लेटर मुगल्स ने क्या किया है, लेटर मुगल्स ने अपना जो साम्राज्य था उसको दिया है टू ब्रिटिशर्स को, फ्रांसिस को, तुम ले जाओ, ले जाओ, उठा उठा के ले जाओ, फ्री का बटर ले जाओ। अब इसका ही मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल एक इंसान है जिसका नाम है फारूक शियार। ये मैं तुमको बात जो बता रहा हूँ ये लगभग 1717 ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ। 1707 से लेकर 1717 के आसपास की मैं तुमको बात बता रहा हूँ। 1717 में क्या होता है, एक इंसान था जिसका नाम था फारूक शियार। ये एक लीडर मुगल था। फारूक शियार एक लीडर मुगल है। अब फारूक शियार इंसान जो थे, इनको कोई बीमारी होती है, किताबें हमें ऐसा बताती है, जिस बीमारी का इलाज इनको नहीं मिल रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फारूक शियार के पास ब्रिटेन के दो डॉक्टर को भेजे। एक डॉक्टर जॉन था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये ब्रिटिश डॉक्टर्स थे कि भाई आप ब्रिटिशर्स डॉक्टर, कि भाई आप जाओ और इस फारूक शियार को क्या करो, इसका इलाज करो। अब भाई लकीली इन ब्रिटिश डॉक्टर्स ने फारूक शियार का ट्रीटमेंट भी कर दिया, फारूक शियार ठीक हो गया। अब जब फारूक शियार ठीक हो गया तो नवाब है भाई साहब हमारे, जब भाई साहब हमारे नवाब हैं तो खैरात देंगे भाई, गिफ्ट देंगे। तो फारूक शियार बोलता है भैया बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को। अब अंग्रेज तो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें फ्री ट्रेड परमिट्स दे दो। हमें क्या दे दो, हमें फ्री ट्रेड परमिट्स दे दो। अब जब हम तुमको फ्री ट्रेड परमिट्स दे देंगे तो ना तो तुम्हें कोई टैक्स देने की जरूरत है, ना किसी के रूलर के नीचे आने की जरूरत है, ना किसी की सुनने की जरूरत है। बिंदास मस्ती में काम करो, कोई चक्कर परेशानी, कोई परेशान करे तो मेरा नाम ले देना भाई साहब, फारूक शाह ने भेजा। तो फारूक शाह क्या करता है, फारूक शाह इनको गोल्डन फरमान दे देता है। गोल्डन फरमान का मतलब था फ्री ट्रेड राइट्स, फ्री ट्रेड परमिट्स की करो, जो मस्ती में आए, जो मन में आए वो करो, जैसा मन में आए वो करो, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई कहीं से कहीं चक्कर नहीं है। अब इस कहानी को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। इस कहानी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉज कर दिया। जरा ध्यान देना साथियों। क्यों पॉज कर दिया? वो इसलिए पॉज कर दिया क्योंकि तुमको बैकग्राउंड में कुछ दिखाना है। अब यार आप क्या रह गया बैकग्राउंड में दिखाने के लिए? मैंने अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले औरंगजेब की कहानी बताई, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि ये रहा औरंगजेब। ये कौन है? ये है औरंगजेब। ओके, कोई चक्कर नहीं। औरंगजेब ने क्या किया हुआ था, औरंगजेब ने ऑलरेडी बंगाल का एक गवर्नर कह लो या रूलर कह लो, लोकल रूलर अंडर औरंगजेब बनाया हुआ था, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ये बंगाल का क्या था, गवर्नर काइंड ऑफ कह लो अंडर औरंगजेब, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ये बंगाल का था। ओके, अब क्योंकि औरंगजेब हर जगह तो जा नहीं सकता था, तो औरंगजेब ने ये काम किया होता। अब मैंने आपको ये बताया कि औरंगजेब का जो समय आपको देखने को मिलता है वो 1651 से 1707 तक देखने को मिला। लेकिन 1707 के बाद जब औरंगजेब भैया अल्लाह को प्यारे हो गए तो बंगाल का क्या हुआ? अब बंगाल का क्या हुआ? बंगाल के जो हमारे मुर्शिद कुली भैया थे, ध्यान देना, बंगाल के जो हमारे मुर्शिद कुली भैया थे, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही हूं अब एकमेव शासक, किसका? बंगाल का, इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। इन्होंने खुद को बना दिया इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। ले, औरंगजेब गया, जाने दे, कोई चक्कर नहीं है। औरंगजेब की कहानी में जब तक मैं था तब तक मैं गवर्नर था, लेकिन औरंगजेब ने ये टेरिटरी मेरे को सौंपी हुई है, तो आफ्टर औरंगजेब मैं ही इसका इंडिपेंडेंट रूलर हूं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात। अब कंफ्लिक्ट देखो, कंफ्लिक्ट समझो। बंगाल का जो रूलर है उसका नाम है मुर्शिद कुली खान, जो कि खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर बोल के बैठा हुआ, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल भाई सच है, टेंशन नहीं। और उसी बंगाल के लिए फारूक शियार ने दे दी गोल्डन फरमान। अब कहानी समझो भाई साहब, ये रहा बंगाल। इस बंगाल के पास 3 पावर आ गई। एक भैया तो फारूक शियार वाले भैया हैं हमारे, जिनको लगता है कि वो मुगल हैं और मुगलों का काम कर रहे हैं। एक भैया हैं जिनका नाम है मुर्शिद कुली खान, उनको लगता है कि बंगाल के इंडिपेंडेंट रूलर वो हैं। और एक भैया है हमारे ब्रिटिशर्स, जिनको लगता है कि मुर्शिद कुली खान के भी क्लोज हैं वो, और फारूक शाह के भी क्लोज हैं वो। और फारूक शाह ने जब ट्रेड परमिट दे दिया तो हम ट्रेड करेंगे। मुर्शिद कुली खान होता कौन है हमें रोकने वाला?
हो। मुर्शिद कुली खान बोलता है फारूक शाह कौन होता है तुम्हें ट्रेड परमिट देने वाला, बंगाल तो मेरे अंडर चल रहा है, जो मैं कहूंगा वो होगा। अब ब्रिटिशर्स बोलता है मैं किसकी सुनूं, मैं तेरी सुनूं या मैं तेरी सुनूं। ब्रिटिशर्स बोलता है भाई मुझे तो बंगाल के बंगाल कह रहा मुगल के एक राजा ने ट्रेड परमिट दिया तो मैं तेरी क्यों सुनूंगा। ये मुर्शिद कुली खान बोलता है भाई तुझे मेरी सुननी पड़ेगी क्योंकि तुझे मेरी टेरिटरी में ही ट्रेड करना है। तो यहां से क्या हुआ भाई साहब, यहां से एक ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट था ये आपको देखने को मिला। अब ये ट्रायंगल वाला कंसेप्ट जो था ये मामला जो है वो गड़बड़ कर देता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ से और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ये कहानी का दूसरा पॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम दूसरी लड़ाई सीखेंगे, अभी जो हम पढ़ने वाले वो नहीं, लेकिन ये कहानी वापस से आगे आएगी जब हम कार्नेटिक वॉर्स के बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे फिर दोबारा मैं कहानी को रिपीट करूंगा हल्का सा, क्योंकि मुर्शिद कुली खान जाएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा, फारूक शाह की बैंड बजाएंगे, फिर ये आपस में लड़ेंगे, बहुत काम होने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम होने वाला है। लेकिन मजेदार स्टोरी है, ये तो पक्का है कि मजेदार स्टोरी है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात जो है आप सभी को थोड़ी थोड़ी जो है समझ में आ रही है। अब लेटर मुगल्स के टाइम पर जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन था वो इतना ज्यादा हुआ, लेटर मुगल्स के टाइम पर जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन था वो इतना ज्यादा हुआ भाई साहब। मतलब अगर मैं तुमको बात बताऊं 1770 से लगभग 1740 ऑनवर्ड्स तक की, ये टाइम इंडिया के लिए ना, इंडिया के लिए ये टाइम जो रहा है ये टाइम अटैक वाला टाइम ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम रहा है। कहा जाता है कि इसी टाइम के दौरान नादिर शाह नामक एक इंसान आया था, नादिर शाह नामक एक इंसान था जिसने इंडिया पे अटैक किया था। ये फॉरेनर था, एक बाहर से इंसान था जिसने इंडिया में अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। तो एक रीजनल किंगडम वाला टाइम कह सकते हो उसको, लिख देता हूँ, रीजनल किंगडम वाला टाइम इसको कह सकते हो, या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन वाला टाइम भी इसको कह सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। बट ये मेरे लिए फिलहाल काम का नहीं, स्टोरी में कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए मैं जैसे आपको एक हल्का सा आइडिया देता हुआ चल रहा था। मेरे लिए जो काम का है वो अब स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट क्यों होगा? अब स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि ये टाइम फ्रेम के बाद कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट ये आया कि 1742 ऑनवर्ड्स फ्रांसीस ने अपने अंडर इंडिया में एक इंसान को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड डुप्लेक्स। और ब्रिटिशर्स के पास एक इंसान आया मद्रास में जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड डुप्लेक्स एक सरकारी आदमी है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकी थी वो सरकारी थी और ये सरकार का ही भेजा हुआ इंसान था। रॉबर्ट क्लाइव अकाउंटेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का, बट ये प्राइवेट इंसान था क्योंकि कंपनी प्राइवेट थी। अब ध्यान से अगर मैं कहानी को समझूं, ये दो हीरो हैं मेरी कहानी के, इनमें से एक बनेगा विलन और एक बनेगा हीरो, इनमें से एक बनेगा विलन और एक बनेगा हीरो। क्यों बनेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में होने वाली है लड़ाई। क्या होने वाली है भाई साहब? लड़ाई होने वाली है। उस लड़ाई का जो नाम है बेसिकली, उस लड़ाई का जो नाम है उसका नाम हम समझते हैं या जानते हैं कार्नेटिक वॉर्स के नाम से। ये कार्नेटिक वॉर का जो समय रहा है ये 1740 से 1763 ऑनवर्ड्स रहा है। लगभग 23 साल ये कार्नेटिक की जो युद्ध था या कार्नेटिक वॉर जो आप देखते हो ये चली है। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लड़ाई हुई है, एक साथ ही नहीं हुई। 23 के 23 साल की तो तीनों साल इन्होंने एक ही जगह पर अपना लड़ाई लड़ ली, अलग अलग टाइम पे हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर आप फर्स्ट कार्निक वॉर की बात करोगे तो फर्स्ट कार्निक वॉर जो हुई वो 1742 में स्टार्ट होती है एंड नियर अबाउट 1748 तक वो जाती है। दूसरी लड़ाई 1749 से स्टार्ट होगी और नियर अबाउट 1756 तक जाएगी। तीसरी लड़ाई आप देखते हो जो 7 ईयर वॉर की कैटेगरी में आती है, 1757 से वो लड़ाई स्टार्ट होगी लगभग, और ये जाएगी लगभग 1763। आप इसको 56 ही मान लो अपने कन्वीनियंट के लिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ तक ये कहानी, ये तीन कार्नेटिक वॉर्स हैं, तीन कार्नेटिक वॉर हुई हैं इन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसिस। पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कार्नेटिक वॉर जो हुई है, कार्नेटिक का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ, तो आंसर इज ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रांस। यही लड़ाइयां हैं जिन लड़ाइयों के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्रांसीस की टेरिटरी को कंप्लीटली कंसोलिडेट कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स द्वारा, और उनको हम क्या कर देंगे, हम ट्रेड के लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम इंडिया में ट्रेड कर पाओ। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाते हैं, बनने चुके भी हैं। आपको इनको लड़ाइयों को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो मैं एक एक करके एक एक काइनेटिक वॉर पर आपको बताता रहूंगा।
उसको ध्यान से समझता रहना, ध्यान देना। अभी आपके डाउट्स वगैरह जो है मैं ले लूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, एक बार ये काइनेटिक और खत्म कर दूं, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर शायद आपको कोई इसमें से कोई डाउट हो तो आपका टॉपिक वो क्लियर हो जाए। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, पहला कार्नेटिक का युद्ध। अभी जो कार्नेटिक आप देख रहे हो ये क्या है? ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है कार्नेटिक। इस कार्नेटिक कैपिटल दी आर्कोट, आर्कोट इज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। अब क्योंकि एरिया है, कैपिटल भी है, तो इसका एक राजा भी होगा, बिल्कुल सही बात। इस राजा का नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन किंग है किसका? आपका कार्नेटिक रीजन का। ठीक है, अब कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है, इन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीस के बीच में इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स। प्रश्न आता है इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स क्यों? इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स इसलिए भाई साहब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, ध्यान दे जरा, ब्रिटिशर्स ने यूएस को कैप्चर किया हुआ था और फ्रांसीस ने क्यूबेक को कैप्चर किया हुआ था। क्यूबेक इज इन कनाडा। आज की डेट में क्यूबेक जो प्रोविंस है कनाडा का, वो ये बोलता है कि भाई साहब अगर आपको क्यूबेक की पीआर चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो फ्रेंच लैंग्वेज मैंडेटरीली आपको आनी चाहिए, ये बोलता है। कौन? मैनी, क्यूबेक, फ्रांस बोलता है। और ब्रिटिशर्स ने यूएस को कैप्चर किया हुआ था, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि कल 4 जुलाई थी, और 4 जुलाई का मतलब कल यूएस का क्या था? इंडिपेंडेंस डे था। वो पूरी कहानी कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, दूसरा जो इनका कन्फ्लिक्ट था वो था वॉर ऑफ सक्सेशन। दूसरा जो इनका कन्फ्लिक्ट था वो था वॉर ऑफ सक्सेशन। अभी वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होती है? भाई मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया का एक राजा है। अब ये राजा अल्लाह को प्यारे हो गए, तो नेक्स्ट राजा इस एरिया का कौन बनेगा? इसको कहता है वॉर ऑफ सक्सेशन। लॉजिक ये कहता है कि वो जो राजा था उसका ही बेटा या उसकी ही बेटी बनेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया हो जिस राजा के कोई बेटा बेटी ना हो, या वो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर या फ्रांसिस के अंडर हो, तो वहां पे वो बेटा या बेटी नहीं बनते थे। वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेंगे ये लोग कि इसमें से राजा जो है वो कौन बनेगा। ये वॉर ऑफ सक्सेशन भी कह सकते हो, या इसको प्रॉक्सी वॉर के नाम से भी जान सकते हो। पहले के टाइम पे प्रॉक्सी वॉर्स बहुत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हुआ करती थी प्रॉक्सी वॉर्स, सत्ता को लेकर लड़ाइयां बहुत हुई। अब इतने ही काफी सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो हुआ क्या? हुआ ये कि 1746 ऑनवर्ड्स, ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? फ्रांसिस के जहाज को सीज कर लेता है, ऐसी पंगे लेने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? फ्रांसिस के जहाजों को क्या कर लेता है? सीज कर लेता है, ऐसी पंगे लेने के लिए। करेक्ट, ये जहाज फ्रांस के हैं। अब कौन से जहाज हैं ये ट्रेड शिप्स है, ये ट्रेड करने वाले जहाज हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, ये वाले जहाज। जब ये बात डुप्लेक्स को पता चलती है कि भाई मेरे जो जहाज हैं वो क्या कर लिए गए, वो कैप्चर कर लिए गए, डुप्लेक्स क्या करता है? डुप्लेक्स पीछे से अपने लड़कों को बुलाता है, लॉन्डो लड़ाई हो गई, गेट पे मिल जाना छुट्टी में, आज आज धोना है इसको पकड़ के। तो मॉरिशियस से अपने लड़कों को बुला लेता है और अटैक कर देता है किस पे? रॉबर्ट क्लाइव पे, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जहाजों को सीज करने। अब इस लड़ाई को बैटल ऑफ अबोर बेसिकली कहा जाता है, और इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव आप इंसान देख रहे हो, इस रॉबर्ट क्लाइव को प्रिजन कर लिया जाता है, मतलब इसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया डुप्लेक्स, ठीक, ये इसके चेले चपाटे हो गए। और ये हो गया क्लाइव। इस लड़ाई में डुप्लेक्स जीता, क्लाइव हारा, दैट इज बैटल ऑफ अबोर। अब क्लाइव हारा मतलब मार नहीं दिया इसको, इस क्लाइव को हमने क्या किया? हमने जेल में डाल दिया कि भाई तूने क्या किया? तूने कानून तोड़ा। कानून क्यों तोड़ा? क्योंकि तूने ट्रेड रूल्स तोड़े। ट्रेड रूल्स तोड़े। ट्रेड रूल्स क्यों तोड़े? क्योंकि आपने हमारे जहाजों को सीज किया। आपने जहाजों को सीज क्यों किया? क्योंकि मन कर रहा था पंगे लेने का, इसलिए मैंने पंगे ले लिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लाइव बोल रहा है। ओके, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस कहानी में से क्लाइव गया बाहर, जान दो, अरे जान दो, जान दो, जान दो, रोको मत, जान दो। अब हुआ क्या, जरा ध्यान देना। असल में अनवर उद्दीन भैया जो हैं ये क्लाइव के दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं? कहा जाता है कि अनवर उद्दीन को कार्नेटिक रीजन का राजा बनाने वाला जो इंसान था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। जब ये खबर अनवर उद्दीन के पास पहुंची कि रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड डुप्लेक्स ने, यानी कि फ्रांसिस ने उठाकर जेल में भिजवा दिया है या मार दिया है, तो अनवर उद्दीन से वेट ना हुआ, और अनवर उद्दीन पीछे से क्या कर देता है? अनवर उद्दीन इन लोगों पे अटैक कर देता है।
इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ सेंट थॉम। इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ सेंट थॉम इन बिटवीन अनवरुद्दीन एंड फ्रांसिस। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहली जो लड़ाई हुई वो ये वाली हुई, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाली। जब पता चला अनवरुद्दीन को कि भाई साहब मेरे दोस्त को जो है मार दिया गया है या उड़ा दिया गया है, तो अनवरुद्दीन से वेट ना हुआ और अनवरुद्दीन ने पीछे से अटैक किया, जिस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ सेंट थॉम। कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त को मारने की, याद है। अब जब बैटल ऑफ सेंट थॉम हुई तो रिजल्ट ये मिला कि अनवरुद्दीन भैया को मार दिया गया। हो ये तो मामला गड़बड़ हो गया और फ्रांसिस यानी डुप्लेक्स फिर जीत गया। अब लॉजिक ये कहता है कि अनवरुद्दीन क्योंकि कार्नेटिक रीजन का राजा था, तो ये टेरिटरी का जो हकदार है वो उसका बेटा हुआ। लेकिन क्योंकि अनवरुद्दीन ने अटैक किया था, तो लॉर्ड डुप्लेक्स के पास ये टेरिटरी चली जाती है। इसलिए मैंने इस टेरिटरी के अंदर लिख दिया फ्रांस यानी एफ। ओहो, बैटल ऑफ सेंट थॉम पहली कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ एवोर पहली कार्नेटिक वॉर। और इन दोनों लड़ाइयों के बाद एक ट्रीटी होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपाले। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपाले, ये ट्रीटी होती है 1748 में। द फाइनल आउटकम ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है यही था, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपाले। अब ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपाले जो था भाई साहब, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्नेटिक रीजन है ये हम फ्रांसिस को दे देते हैं, क्योंकि अनवरुद्दीन ने उस पर क्या किया था, उस पर अटैक किया था। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने बेसिकली क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव क्योंकि हार गया, तो इस रॉबर्ट क्लाइव का जो मेन टेरिटरी था, कि मद्रास में, मैंने आपको बताया मद्रास में था, तो मद्रास जो है वो ब्रिटिशर्स से फ्रांसिस छीन लेता है। ये टीटी फाइनल आउटकम था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, आप थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें। लड़ाई दो, बैटल ऑफ एबोर एंड बैटल ऑफ सेंट थॉम। उसके बाद टीटी ऑफ एक्सला-चपाले, फाइनल आउटकम एट 1748। अब कहानी यहां से चेंज हो रही है। कहानी यहां से चेंज क्यों हो रही है? पहला एस्पेक्ट क्या, मुगल्स वीक हैं, यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है ऑलरेडी, रीजनल किंगडम्स निकल निकल के आ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को खाएंगे। वो दोनों एक दूसरे को खाने के लिए इन लोगों की मदद लेंगे। उसमें ये लोग क्या करेंगे, अपना फायदा ढूंढेंगे। और पीछे से अनवरुद्दीन जैसे लोग बीच में अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ टेरिटरीज इन लोगों के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जा रही है। सो ये तो हुई हमारी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर की जब बात हम करते हैं तो सेकंड कार्नेटिक वॉर का कंसेप्ट आपको समझ में तब तक नहीं आता जब तक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर नहीं आती। अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सेकंड कार्नेटिक वॉर। जो इसका टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलता है वो नियर अबाउट 1749 से देखने को मिल जाएगा 1754 अराउंड तक मान के चलेंगे हम कि इतने टाइम जो है लड़ाई गई है, लड़ी गई है, जो भी है। अगेन पॉइंट क्या था, पॉइंट वही था, प्रॉक्सी वॉर पहला पॉइंट, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक मतलब नॉर्मल कन्फ्लिक्ट लिख दे रहा हूँ, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इनको क्या मिल गया, तीसरा पॉइंट मिल गया कि इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज, जो एरिया ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, वो बना तीसरा और सबसे मेन रीजन फॉर सेकेंड कार्नेटिक वॉर। अच्छा, हाँ भाई सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लीडर मुगल्स थे, बोलो हाँ बिल्कुल थे। लीडर मुगल्स की वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। पॉलिटिकली सेंट्रलाइजेशन पावर नहीं रही, पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज हुई। जब पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज हुई तो जो एरिया थे वो टूटने स्टार्ट हुए, मतलब पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज हुए तो प्रिंसली स्टेट्स बनने स्टार्ट हुए। प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो एरियाज जो किसको संभालेगा, या जो कौन संभालेगा, हमारा राजा संभालेगा। अब उन्हीं प्रिंसली स्टेट में से एक हमारा कार्नेटिक रीजन था, अभी तो बताया। उन्हीं प्रिंसली स्टेट में से एक हमारा कार्नेटिक रीजन था, और उन्हीं प्रिंसली स्टेट में से एक हमारा हैदराबाद है। बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल अभी मेरे काम के दो हैं। ठीक है भैया। अब कार्नेटिक रीजन में अनवरुद्दीन को मार दिया गया, और ये कार्नेटिक रीजन अब किसके पास आ गया, फ्रांसिस के पास आ गया। तो कार्नेटिक रीजन का जो रूलर बनाया गया उसका नाम था चंदा साहिब। चंदा साहिब, ये फ्रांसिस का आदमी था। इन्होंने क्या किया, अनवरुद्दीन की जगह पे कार्नेटिक रीजन का रूलर यहाँ पर बना दिया, कोई चक्कर नहीं। अब जो हैदराबाद था, हैदराबाद को चला रहा था निजामुल मुल्क।
हैदराबाद को चलाने वाला इंसान था निजाम उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क होता क्या है, कहा जाता है कि निजाम उल मुल्क की डेथ हो गई थी नियर अबाउट 1748। तो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि निजाम उल मुल्क के जो एरिया है बेसिकली हैदराबाद, वो उनके लड़के डेट इज नासी जंग को देना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर किसने स्टार्ट करी? फ्रांसिस ने स्टार्ट करी। तो जो हमारे बेसिकली क्या नाम था इसका, फ्रांसिस थे। फ्रांसिस क्या करते हैं, फ्रांसिस इस पर्टिकुलर जगह पर किसको बैठा देते हैं? मुजफ्फर जंग को बैठा देते हैं। किसको बैठा देंगे? मुजफ्फर जंग को बैठा देंगे। ठीक, अब जरा ध्यान देना, मुजफ्फर जंग अगेन फ्रांसिस का आदमी है, चंदा साहिब अगेन फ्रांसिस का आदमी है। एक इंसान बैठा है हैदराबाद, एक इंसान बैठा है कार्नेटिक रीजन। इस पर्टिकुलर टाइम पर आके जो हमारा लॉर्ड डुप्लेक्स था वो बोलता है ये ब्रो, ये हुई ना बात, मैं हूं अब एक में शासक दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत बोले तो जो हमारा साउथ इंडिया है उसका एक में शासन बन के बैठ गया। कौन? तुम्हारा डुप्लेक्स। ऐसे कैसे बन के बैठ गया? हलवा है क्या? हाँ भाई, क्योंकि दो मेन रीजंस जो प्रिंसी स्टेट्स थे वो अब किसके पास है? वो अब डुप्लेक्स के पास है। डुप्लेक्स ने क्या किया हुआ? डुप्लेक्स ने वहां पे अपने पपेट बैठाए हुए हैं। प्रश्न ये है कि पपेट क्यों बैठाए हुए हैं, उसका भी आइडिया देता हूँ। चलो थोड़ा सा और डीप में लेके चलता हूँ। असल में कहानी क्या हुई थी? कहानी ये हुई थी कि थोड़े टाइम के लिए ये जो निजामुल मुल्क का एरिया है ये इसके बेटे नासिर जंग को दिया गया था। ठीक है, ये इसके बेटे नासिर जंग को दिया गया था। कहा जाता है कि नासिर जंग एक स्ट्रॉन्ग रूलर की कैटेगरी में नहीं था, जिसका मर्डर करवा दिया गया था 1750 में फ्रांसिस के द्वारा। उसके बाद ये टेरिटरी हमने दे दी मुजफ्फर जंग को। तो आप मतलब क्रोनोलॉजी अगर आप समझ जाओगे तो कंफ्यूज मत होना कहानी कहां से कहां जा रही है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। क्यों आएगा कहानी में ट्विस्ट? कहानी में ट्विस्ट इसलिए आएगा क्योंकि अब जो चेंज है वो आएगा, और वो चेंज लाने वाला जो इंसान होगा उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। मत भूलो, पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि रॉबर्ट क्लाइव को जेल में भेजा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव को मारा नहीं था। अब अगर रॉबर्ट क्लाइव को जेल में आपने भेजा हुआ है तो कभी ना कभी तो रॉबर्ट क्लाइव जेल से बाहर आएगा ना भाई साहब। अपने दादा का, पापा का, चाचा का, भाई का, दीदी का, पापा का, सबका बदला लेगा। जब रॉबर्ट क्लाइव 1751 में बाहर आकर देखता है, ये कहानी को मैंने डाल दिया एक ब्रैकेट में। अब मैं टाइम आपको बता रहा हूँ 1751 का, जिसमें मैंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को जिसमें मैंने रॉबर्ट क्लाइव को जेल से बाहर निकाल दिया। रॉबर्ट क्लाइव जब जेल से बाहर निकल के देख रहा है तो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त, मेरा साथी अनवरुद्दीन जिसको मार दिया गया, उसका टेरिटरी उसके लड़के को ना देकर फ्रांसिस ने खुद कब्जा ली। निजामुल मुल्क जिसका जो टेरिटरी नासिर जंग को दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से, वो टेरिटरी भी किसने कब्जा ली? मुजफ्फर जंग ने कब्जा ली, यानी फ्रांसिस ने कब्जा ली। इसका मतलब फ्रांसिस क्या कर रहे हैं? फ्रांसिस भाई साहब खुद को व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो मैं कतई नहीं होने दूंगा। नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। यहां से रॉबर्ट क्लाइव का जो इतिहास है वो चेंज हो जाएगा, और यहां से रॉबर्ट क्लाइव भाई इंसान जो है हमारा, ये बन जाएगा क्या? अपना हीरो। क्यों और कैसे वो समझो। इसके लिए मुझे ये वाली स्लाइड जो है खाली करनी पड़ेगी, और मैं इस स्लाइड को फिलहाल अब क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। जरा ध्यान देंगे, हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब रॉबर्ट क्लाइव, ये मैंने बनाया रॉबर्ट क्लाइव 1751 में बाहर आया, तो इसने क्या किया? इसने कार्नेटिक रीजन की कैपिटल डेट इज आर्कोट पर अटैक किया। दोबारा सुनो, कार्नेटिक रीजन की कैपिटल डेट इज आर्कोट पे क्या कर दिया? इसने अटैक कर दिया। अब जब यहां पर अटैक कर दिया तो इस पर्टिकुलर जगह पर जो बैठा था उसका नाम था मुजफ्फर जंग, सॉरी माफ करना, चंदा साहिब। और चंदा साहिब को पीछे सपोर्ट कर रहा था कौन? चंदा साहिब को पीछे सपोर्ट कर रहा था लॉर्ड डुप्लेक्स। इन शॉर्ट, ये जो लड़ाई हारी, ये किसने हारी? ये डुप्लेक्स ने हारी। इसका मतलब सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जब बैटल ऑफ आर्कोट होती है, कौन सी बैटल? बैटल ऑफ आर्कोट। नाम ध्यान रखना भाई, बैटल ऑफ आर्कट जब होती है तो उसमें डुप्लेक्स भैया जो है वो कहानी में से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? उन पे अटैक करता है। अच्छा, अभी आपको एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लेक्स ने क्या किया, वो हमारे जो लोकल रूलर्स थे वो ही क्यों क्यों ऑप्ट किए, राइट? वो भी बताऊंगा, उसका भी पीछे एक रीजन है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से खुद भी चला सकता था टेरिटरीज को, लेकिन उसने क्या सही समझा? उसने सही समझा कि जो लोकल रूलर्स हैं, दैट मीन्स जो लोगों का फेथ जीत सकते हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे? उन्हीं को हम रूलर बनाएंगे। अब जब रॉबर्ट क्लाइव को आर्कोट से हटाया गया तो लॉजिकली ये आर्कोट टेरिटरी फ्री हो गई, और जब ये आर्कोट टेरिटरी फ्री हो गई तो ये अनवरुद्दीन के लड़के
को दे दी गई। उस अनवरुद्दीन के लड़के का नाम था मोहम्मद अली। तो घूम फिर के ये जो टेरिटरी थी ये चली गई किसके पास? ये चली गई हमारे ब्रिटिशर्स के पास। क्यों चली गई ब्रिटिशर्स के पास? क्योंकि अनवरुद्दीन को बनाने वाला इंसान कार्नेटिक रीजन का राजा कौन था? ब्रिटिशर्स ही थे। अब अनवरुद्दीन तो गया कहानी मिस आउट। अनवरुद्दीन की टेरिटरी हमने उसके लड़के को दे दी, तो लॉजिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो टेरिटरी किसके पास पहुंच गई? वो टेरिटरी पहुंच गई हमारे ब्रिटिशर्स के पास। ये तो हुई पहली कहानी। अब यही इंसान रॉबर्ट क्लाइव, यही जो इंसान है रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या करेगा? ध्यान देंगे भाई साहब, ये क्या करेगा? ये हैदराबाद पे अटैक करेगा। ये हैदराबाद पे अटैक करेगा। अच्छा, पीछे से कहानी चेंज हो रही है। पीछे से कहानी क्यों चेंज हो रही है? बैटल ऑफ आर्कोट के बाद लॉर्ड डुप्लेक्स को बुला लिया जाता है कि भाई तेरे बस का नहीं, तू वापस आ जा, तेरे बस का नहीं है, तू वापस आ जा। और कहा जाता है कि जब हैदराबाद पे अटैक होता है तो हैदराबाद पे जो रूल करने वाला इंसान था वो अपनी गद्दी छोड़ के भाग जाता है। 1754 ऑनवर्ड्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 1754 ऑनवर्ड्स में जब बैटल कोई लड़ाई होती नहीं है वैसे हैदराबाद में, तो ये जो अपनी टेरिटरी है इसको सीट करके भाग जाता है अपना जो रूलर था, लोकल रूलर पर्टिकुलर जगह, क्योंकि वो फ्रांसिस का था। और डुप्लेक्स को वापस कहानी में से बुला लिया जाता है कि भाई तेरे बस का नहीं है, तू वापस आ जा। उसकी जगह गोदेहू, गोदेहू को इंडिया में भेजा जाता है। गोदेहू इज द अनदर, सॉरी, गोदेहू वाज द अनदर गवर्नर ऑफ फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ही हुआ बैटल ऑफ आर्कोट के बाद 1754 में जब सारी की सारी टेरिटरीज वापस ब्रिटिशर्स के पास चली गई तो फ्रांसिस के साथ एक ट्रीटी साइन करवाई गई और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सेकंड कार्नेटिक रीजन जो हुई, सेकंड कार्नेटिक जो लड़ाई हुई, उस कार्नेटिक लड़ाई का जो अंत था वो आया ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में। और फ्रांसिस को जो टेरिटरी थी ये दे दी गई कि भाई तुम अब इस टेरिटरी के अंदर रहो, इस टेरिटरी से बाहर आने की कोशिश मत करना। अगर आप रिटेलिएट करोगे तो मजबूरन हमें आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया से खदेड़ कर बाहर आपको फेंकना पड़ेगा। ये है तुम्हारी सेकंड कार्नेटिक वॉर। ठीक, आपको बैटल्स और इनकी ट्रीटीज को याद रखना है। ये पूरी कहानी तो जैसे आपके आइडिया के लिए, आपके ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन सी तारीख कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की कहानी में आपको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट के साथ सेकंड कार्नेटिक वॉर भी आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम देखेंगे लास्ट कार्नेटिक वॉर, दैट इज थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो कि कोरिलेटेड है यूएसए के साथ। अब देखो कहानी में क्या था। ये पूरी कहानी कनेक्टेड है बाबा, ठीक है? इसे जरा ध्यान दे, ये पूरी की पूरी कहानी कनेक्टेड है, इसे जरा ध्यान दे। लिखने की चिंता ना करें, लिखा हुआ सब कुछ है। ये पूरी की पूरी जो पीपीटी स्लाइड वगैरह है ये मैं अपलोड कर दूंगा उसमें, ऐप में, ये वहां से उठा लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्या थी, सेकंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ है, वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक? तो आप समझ जाओगे आराम से। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर अपने को पढ़नी है। चलो, थर्ड कार्नेटिक वॉर देखिए जरा हो क्या रहा है। अब फाइनल कार्नेटिक वॉर है, दैट इज थर्ड। इसका जो टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलता है वो 56 से नियर अबाउट 1763 तक देखने को मिलता है। एक मिनट बेटा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं तुम्हारा डाउट ले लूंगा, कंफ्यूज मत हो, मतलब दिक्कत मत लो। अगर मैंने अभी डाउट ले लिया तो तुम कंफ्यूज होगे ना। ये कार्नेटिक वॉर को 7 ईयर वॉर कहा जाता है। इस कार्नेटिक वॉर को कहा जाएगा 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं यूएस और क्यूबेक पर। रीजन क्या था? फ्रांसिस को जब ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत हमने कंसोलिडेट कर दिया ना, इनको चुल थी कि हमें तो पंगा लेना, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने यूएस की मदद करनी स्टार्ट करी कि तुम्हें अगर ब्रिटेन से फ्री होना है तो हम तुम्हारी मदद करते हैं। ब्रिटेन बोलता है कि भाई जब यूएस मेरी कंट्री में है, मतलब मेरी कॉलोनी है, मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं उसमें रूल कर रहा हूँ, तो हु द हेल आर यू ब्रो? आप बीच में क्यों आ रहे हो और आप उसकी उसकी मदद क्यों कर रहे हो? यूएस ने फ्रांस की मदद ली, या यूं कहो यूएस ने फ्रांस की मदद लिए बिना भी खुद को आजाद करवाया। बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुई है। देखो, आजादी दो टाइप से मिली है। या तो आजादी में बहुत खून खराबा हुआ, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, लड़ाइयां बहुत हुई, वॉर हुई। दैट इज यूएस का इतिहास ऐसा रहा है कि यूएस अगर बोलेगा कि मैं आजाद हुआ तो आजाद में हुआ तो मैं लड़ाई करके आजाद हुआ, ये कहना बिल्कुल सच होगा। लेकिन अगर हम बोले कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, वो लड़ाई करके आजाद हुआ, आंसर इज नो। हम लड़ाई करके नहीं, हम आंदोलन करके आजाद हुए। हमने, हमारा इतिहास ये गवाह है कि हमने लड़ाइयां लड़ी ही नहीं है भाई साहब। नो डाउट लड़ाई हुई, बट इतनी नहीं हुई जितनी यूएस में हुई। और हमको जो आजादी मिली ना वो आंदोलन की वजह से मिली है, ना कि लड़ाई की वजह से मिली है। ऐसा किताबों में लिखा है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि भाई साहब दोनों की वजह से हुई है,
ना लड़ाई होती तो भी हमें आजादी ना मिलती, ना आंदोलन होते तो भी हमें आजादी ना मिलती। ये तो गांधी को फेम देने के लिए हमने सारी सारी बातें आंदोलन पर डाल दी क्या, क्योंकि गांधी हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, ही इज द होल एंड सोल इंसान जिन्होंने आजादी दी। अब है गधो, गांधी एक वो इंसान है जिनकी वजह से काफी चीजें नेगेटिव भी हुई हैं। और एक सेकंड, पूरी की पूरी आजादी क्या सिर्फ गांधी ने दिलवाई? आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सिर्फ गांधी ही थे तो बाकी लोग कहां गए भाई? पूरी एक मतलब गांधी जो है वो 1915 में इंडिया में आते हैं। 1915 में लगभग 20-25 साल में उन्होंने आजादी दिलवा दी। सिर्फ गांधी ने नहीं, बहुत लोग थे, बहुत खून खराबा हुआ, बहुतों के सर कटे, बहुतों ने अपने परिवार को खोया है, बहुत कुछ हुआ है, तब जाके हम आजादी मिली है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी, हमने रिटेलिएट किया है, हमने जी जान से रिटेलिएट किया है। इवन दो हमने और कंट्रीज के कंपेयर में ज्यादा रिटेलिएट किया है भाई साहब। हमारे घर में, हमारे इंडिया के अंदर जो फीमेल या वुमेन कैटेगरी जो हुआ करती थी वो भी मैदान में उतर चुकी थी लड़ाई करने के लिए, सोचो। हैवी थोड़ी तुम आजाद होके बैठे हो, टाइम लगा है, खून खराबा हुआ है बहुत ज्यादा। खैर चलो, तो अब हुआ क्या है अब हुआ ये कि ये जो 7 ईयर वॉर बेसिकली जो यूएस में चल रही थी या यूएस की आजादी के लिए चल रही थी, इसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा। इसका जब इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा तो लॉजिकली इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है इनके बीच में लड़ाई होगी कि तू उसकी वहां पे मदद क्यों कर रहा है वगैरह वगैरह। अब फ्रांसिस की साइड से गुदेहू था, गोदेहू, ये सही में गधा ही था, और इनकी साइड से रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव जीता था भाई। अब होता क्या है, होता यह है कि इन दोनों के बीच में डेट थी 22 जुलाई, नहीं सॉरी, 22 जनवरी, 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 को एक लड़ाई लड़ी गई, दैट इज बैटल ऑफ वेनिवॉश, दैट इज बैटल ऑफ वेनिवॉश। ये बैटल ऑफ वेनिवॉश कहा जाता है कि ये फाइनल बैटल थी, जिस बैटल के बाद फ्रांसिस को पूरा का पूरा तरीके से, कंप्लीट तरीके से ट्रेड, रहना खाना पीना सब इनका कंसोलिडेट करके हमने इनको 4 जगह दे दी कि तुम पौंडीचेरी लो, यनम लो, माहे लो और कराईकाल। ये 4 टेरिटरी से अगर तुम बाहर दिख गए तो भैया हमें ना कहना कि फिर हमने क्या एक्शन ले लिया। फ्रांसिस की कंप्लीट पावर को कंसोलिडेट करने वाला जो टाइम फ्रेम रहा है वो बैटल ऑफ वेंडिगॉस, दैट इज द फाइनल बैटल इन बिटवीन फ्रांसिस एंड ब्रिटिशर्स। और इस लड़ाई के बाद एक ट्रीटी होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज द फाइनल ट्रीटी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसिस, या यू कहो ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज द फाइनल आउटकम ऑफ कंप्लीटली काइनेटिक वॉर। और इसके साथ ही इंडिया के अंदर जो फ्रेंच रूल था, दोबारा सुनना, इसके साथ ही जो इंडिया के अंदर फ्रेंच रूल था वो क्या होता है, एंड होता है। तो अभी तक की कहानी मुझे क्या बताती है, अभी तक की कहानी ने बड़ा सिंपल तरीके से अगर मैं रिकैप करूं तो ये बताया कि 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुई। उस बैटल ऑफ स्वाली में इन लोगों ने पोर्तुगीज को भगा दिया। फिर 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवॉश हुई, जिस वेंडिवॉश में इन लोगों ने फ्रांसिस को भगा दिया। अब 2 यूरोपियन पावर्स को तो ऑलरेडी भगा चुके हैं, अब बचे तुम्हारे डच। डच तो भाई साहब गेहूं की तरह पीसेंगे। अब प्रश्न आएगा वो क्यों पीसेंगे, तो उसके लिए हमें डच नहीं पढ़ना है अभी। अभी हमें डच से पहले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ना है, बैटल ऑफ बैक्सर के बारे में पढ़ना है। उन लड़ाइयों के बारे में पढ़ोगे तब जाके थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से कहानी जो है वो कहां जा रही है। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि ये जितने की जितनी लड़ाइयां तुम देख रहे हो सारी की सारी क्लाइव ने लड़ी है, और क्लाइव ने जब लड़ाई लड़ी तो क्लाइव जीत भी गया। तो कहा जाता है कि ये लड़ाइयों के बाद क्लाइव को, ध्यान सुनना, 1760 के बाद रॉबर्ट क्लाइव को, वो जो अकाउंटेंट की कैटेगरी में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस क्लाइव को उठा के भाई साहब उस कंपनी का गवर्नर बना दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि तू उस कंपनी को संभाल, इस कंपनी का ट्रेड देगा। अब यहां से कहानी जो है वो क्लाइव की अलग स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये दूसरी लड़ाई लड़ेंगे हमारे राजाओं के साथ, जो भी अभी लड़ाई हम करेंगे बैटल ऑफ प्लासी या बक्सर वगैरह, वो अलग स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट यहाँ से जो कहानी अब तुम पढ़ने वाले हो आफ्टर कार्नेटिक वॉर्स, कार्नेटिक वॉर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद की जो कहानी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल पढ़ाऊंगा उसको फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। लेकिन आप तैयार रहें कि इतिहास जो है वो इसी तरीके से आपका चलने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और यहाँ तक आप किसी का कोई डाउट है तो बिंदास आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। नोट्स पीडीएफ वगैरह जो है वो मैं अभी डाल दूंगा, इसमें आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो।
कोई डाउट किसी का? कम ऑन। समझ में आया? हाँ रोज बेटा पढ़ लो, बोलो। सर आपने बोला कि वॉइस क्लियर नहीं आ जब रही है। हेलो आ रही है सर आपको? हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला कि क्लाइव ने हैदराबाद में अटैक किया था, वो उसके बाद तो आप बोल रहे थे कि किंग जो था वहां पे वो भाग गया था। वहां पे जो वो था तुम्हारा लोकल रूलर डेट से मुजफ्फर जंग, उसको रूल करने वाला इंसान था बेसी। बेसी बेसिकली हैदराबाद का गवर्नर की कैटेगरी में आता था। उसने उनको ऑर्डर दिया कि भाई भाग जाओ, रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है। तो उनके पास पीछे से सपोर्ट भी तो था फ्रांस का, तो वो फाइट बैक क्यों नहीं किया उन्होंने? डुप्लेक्स की वजह से था, और डुप्लेक्स को वापस बुला लिया था, अभी तो बताया। तो जैसे ही डुप्लेक्स किया मतलब इनका सपोर्ट भी खत्म हो गया फ्रांस का। ऑब्वियसली। भाई बात सुनो ना, एक इंसान है जिसके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हैं, अब वो इंसान को अपने यूज कर रहे हो आप लोग कॉन्टेक्ट्स के लिए, लेकिन अगर वो इंसान अब अवेलेबल नहीं है तो कॉन्टेक्ट्स कैसे यूज करोगे? ओके सर। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। आर्यन बोलो भाई साहब। प्रशांत बोलो, प्रशांत भाई साहब। हेलो सर। जी बेटा बोलिए। सर सेकंड कार्नेट वॉर की जो स्टार्टिंग थी ना सर, जब क्लाइव की प्रिजन से मतलब वापस आ गए, उससे पहले वाला एक बार फिर से रिपीट करोगे? उससे पहले वाला, उससे पहले क्या था? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एंडिंग। यस सर, और स्टार्टिंग फेज ऑफ सेकंड कार्नेट वॉर। हाँ कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? देखो कहानी में क्या था, कहानी में ये था कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसिस के जो शिप्स थे उनको सीज कर लिया था, जिसकी वजह से डुप्लेक्स ने मॉरिशियस से अपने साथियों को बुलाकर रॉबर्ट क्लाइव पर अटैक किया, और रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने ट्रेड रूल्स को तोड़ा। ट्रेड रूल्स को तोड़ने की वजह से उस रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया, बात खत्म हो गई, कोई चक्कर नहीं। जब ये बात पता चली अनवरुद्दीन को, तो अनवरुद्दीन रॉबर्ट क्लाइव का बदला लेने के लिए अटैक करता है डुप्लेक्स के ऊपर, जिस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ सैंडकाम। लेकिन कहानी में ट्रेजेडी हो जाती है कि जो रॉबर्ट क्लाइव का बदला ले रहा था अनवरुद्दीन, वो भी मार दिया जाता है, क्योंकि डुप्लेक्स उस टाइम पे पावरफुल था, सपोर्ट था। उस बैटल को जब बैटल ऑफ सैंडकाम कहा गया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कार्नेटिक रीजन था वो चले गया फ्रांसिस के पास। क्यों चले गया? क्योंकि उसने अटैक किया था अनवरुद्दीन। भाई साहब ये बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कम करें। अच्छा, कहानी में क्या हुआ? इसकी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉड, सॉरी ट्रीटी ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक कंसोलिडेट किया गया। सेकंड कार्नेटिक वॉर में क्या हो रहा था? पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से प्रिंसी स्टेट सामने आ रहे थे, जिसमें से दो मेन प्रिंसी स्टेट मेरे सामने आए। एक था कार्नेटिक रीजन वाला, क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव से है। दूसरा रीजन था हमारा हैदराबाद। हैदराबाद को चलाने वाला इंसान था निजामुल मुल्क, और लड़का था उसका नासिर जंग। हैदराबाद का जो मालिक था निजामुल मुल्क, उसकी डेथ हो जाती है 1748 में, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से नासिर जंग को वो टेरिटरी जो है वो दे दी जाती है। नासिर जंग को फ्रांसिस क्या करते हैं? मरवा देते हैं। क्यों मरवा देते हैं? क्योंकि वो जो टेरिटरी थी वो फ्रांसिस को चाहिए थी। तो 1750 में नासिर जंग को हटा के वहां पर फ्रांसिस ने अपना रूलर बैठाया जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग एक फ्रांसिस का पपेट था, और जो कार्नेटिक रीजन में बैठा हुआ था उसका नाम था चंदा साहिब, वो भी एक फ्रांसिस का पपेट था। इन दोनों पपेट को बैठाकर ये दोनों क्या कर रहे थे? साउथ की साइड में रूल कर रहे थे, जिसका रिजल्ट हमको ये मिलता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव बाहर आता है तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले अटैक करता है आर्कोट पे। तो वहां से वो नाम बनता है, दैट इज बैटल ऑफ आर्कट। बैटल ऑफ आर्कट में रॉबर्ट क्लाइव वो जो एरिया था कार्नेटिक वाला वो अनवरुद्दीन के लड़के को दैट इज मोहम्मद अली को दिलवा देता है, और डुप्लेक्स को हरवा देता है। जब डुप्लेक्स हारता है तो फ्रांसीसी सरकार की तौहीन होती है, जिसकी वजह से डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है। अब जब डुप्लेक्स को वापस बुलाया गया तो वहां से जो पावर थी वो कम हुई। जब वहां से पावर कम हुई तो जब अटैक हुआ हैदराबाद में, तो हैदराबाद का जो रूलर था वो छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जो हैदराबाद रीजन था वो वापस से ब्रिटिशर्स के पास आ गया, और ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये थी सेकंड कार्नेटिक वॉर।
ओके, और कुछ भाई साहब समझ में आया? टॉपिक क्लियर है पूरा? अगर टॉपिक सभी को क्लियर है तो जल्दी से एक दिल भेज दो भाई साहब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर टॉपिक आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से एक दिल भेज देंगे स्पीड में। चलिए, एक ही आया। चलिए 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 जल्दी। ठीक है, ओके। ज्योग्राफी ज्योग्राफी करूंगा बेटा। एक बार पॉलिटी खत्म हो जाए, हिस्ट्री खत्म हो जाए, उसके बाद ज्योग्राफी कर लूंगा। हाँ प्रशांत, कहाँ गया? भाग गया। चलो, तो अभी आपसे 9 बजे मिलते हैं, राइट, पॉलिटी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हंसते रहो, खेलते रहो। प्रशांत कुछ कह रहा है, बोलो बेटा। ठीक है, तभी मिलता हूँ आपसे 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।